आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टरबाइन क्या होता है और टरबाइन का वर्क डन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। टरबाइन इज एन एक्सपेंशन डिवाइस which produce work by the expense of pressure drop and by the enthalpy drop। मतलब टरबाइन क्या करता है कि वर्क प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। टरबाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, या तो प्रेशर को ड्रॉप कराने के बाद वर्क आउटपुट देता है या फिर एंथैल्पी को ड्रॉप कराने के बाद वर्क आउटपुट देता है। दोनों एक ही बात है। मतलब या तो एंथैल्पी ड्रॉप करा दो फिर आप वर्क आउटपुट ले लो, या फिर आप प्रेशर को ड्रॉप करा दो और आप वर्क आउटपुट ले लो। तो ये एंथैल्पी ड्रॉप की एक और प्रेशर ड्रॉप की एक डिवाइस है जो वर्क प्रोड्यूस करती है। अब इसे समझने से पहले अपन को स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को समझना पड़ेगा। देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक ओपन डिवाइस पर लगती है। ओपन डिवाइस से मतलब क्या होता है, जो ओपन सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम अपन ने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि ओपन सिस्टम होता है अगर कोई भी एक सिस्टम जो मास ट्रांसफर कर सके, मास को ट्रांसफर कर सके और एनर्जी को ट्रांसफर कर सके, अगर इन दोनों को ही ट्रांसफर कर सकता है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। सपोज मैंने ये एक ओपन सिस्टम ले लिया और इस ओपन सिस्टम में ये है इनलेट पॉइंट। इनलेट पॉइंट मतलब यहां से मास एंटर हो रहा है। सपोज एक लिक्विड है, लिक्विड यहां से एंटर हो रहा है और यहां से एंटर होने के बाद वो यहां से एग्जिट हो रहा है, राइट। तो जब ये यहां से एंटर हो रहा है तो इसके अंदर मास एंटर हुआ सपोज एम डॉट। एम डॉट से मतलब हो गया मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर सेकेंड। मास इसमें एंटर हुआ, इसमें एनर्जी है, जो एनर्जी इसमें एंटर हुई, एनर्जी सपोज ई डॉट, इसमें एनर्जी एंटर हुई और ये एनर्जी यहां से बाहर निकल गई पॉइंट 2 से। तो जब इस इक्वेशन को अपन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में ड्राइव करते थे तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिटरमाइन होकर के आती थी H1 मींस एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी से मतलब होता है एंथैल्पी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक शब्द जितने भी पैरामीटर्स हैं जिनके सामने स्पेसिफिक शब्द लगाया जाता है इसका मतलब होता है पर यूनिट मास या फिर होता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर अपन ले रहे हैं पर यूनिट मास। ओके, तो H1 इज द एंथैल्पी एट द इनलेट पॉइंट। C1 square by 2 is the kinetic energy of the fluid per kilogram at the inlet point means point 1 पर। उस पर इंटरनल, उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, C1 स्क्वायर बाई 2 पर यूनिट मास। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, G Z1, और यहां पर हीट जो एंटर हुई है वो कितनी है, डेल्टा Q। ओके, सिमिलरली एट आउटलेट पर देखो तो आउटलेट पर कितना है, एंथैल्पी है कितनी, स्पेसिफिक एंथैल्पी H2 और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, C2 स्क्वायर बाई 2, पोटेंशियल एनर्जी है G Z2 और वर्क आउटपुट कितना है, वर्क आउटपुट है डेल्टा W। मींस यहां से इसे वर्क आउटपुट मिलेगा, जो वर्क आउटपुट कितना है, डेल्टा W। ओके, ये इक्वेशन अपन लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में ड्राइव कर चुके हैं। अब यहां पर जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है, एंथैल्पी को देखो, एंथैल्पी को अपन जब डिटरमाइन करते थे तो एंथैल्पी को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है mCp इंटू dt। dt है टेम्परेचर डिफरेंस, Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, m इज द मास। या फिर हम जो डिटरमाइन करते थे वो करते थे U मींस इंटरनल एनर्जी प्लस P प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ओके, ये बताता है वर्क डन को, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बताता है वर्क डन। तो ये फॉर्मूला होते थे जिसमें से इस वाले फॉर्मूले को अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब अपन करते हैं टरबाइन को। ये था इसका बेसिक पार्ट। टरबाइन को मैंने बताया था कि टरबाइन प्रेशर को ड्रॉप कराता है या फिर एंथैल्पी को ड्रॉप कराता है और आपको वर्क आउटपुट देता है। तो ये मैंने टरबाइन बनाया। टरबाइन एक एक्सपेंशन डिवाइस है
ये मैंने एक्सपेंशन डिवाइस बना दी क्योंकि इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एक एक्सपेंशन डिवाइस है। वर्क आउटपुट निकल रहा है, मतलब ये एक टरबाइन है। और प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मींस P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। ओके, तो ये प्रेशर P2 कम होगा, P1 ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप होगा इसमें। अब इसमें मैं लगा रहा हूं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर मैं पॉइंट 1 पर लगाऊंगा तो पॉइंट 1 पे देखो, 1 के लिए मैं इसे लिख सकता हूं H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस डेल्टा Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस डेल्टा W। इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहां पर जितनी वेलोसिटी के साथ फ्लूइड एंटर हुआ है उतनी ही वेलोसिटी के साथ यहां पर बाहर निकल गया। मींस अगर C1 वेलोसिटी के साथ फ्लूइड इसमें एंटर हुआ और C2 वेलोसिटी, मतलब C1 और C2 ये दोनों इक्वल हैं, C1 इज इक्वल टू C2। अगर C1 इक्वल टू C2 है, मतलब जितनी वेलोसिटी से ये फ्लूइड एंटर हुआ है उतनी वेलोसिटी के साथ इसमें से बाहर निकला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस C1 स्क्वायर बाई 2 माइनस C2 स्क्वायर बाई 2 विल बी 0। सेकेंड पॉइंट, ये जो है इसकी जो डेटम हाइट है, मतलब ये जो हाइट है इसकी एक्सिस की, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये दोनों हाइट सेम है। अगर ये दोनों हाइट सेम है, इसका मतलब ये अगर Z1 हाइट है और ये वाली Z2 हाइट है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2। और अगर Z1 इज इक्वल्स टू Z2 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू GZ1 माइनस GZ2। और Z1 और Z2 इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूं GZ माइनस GZ इज इक्वल्स टू 0। मींस सबसे पहला जो अजम्पशन है वो अजम्पशन ये है, अजम्पशन फर्स्ट अजम्पशन है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड अजम्पशन है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी 0। ओके, अब थर्ड अजम्पशंस देखिए, मैं टरबाइन को मान करके चल रहा हूं एक एडियाबेटिक डिवाइस, या फिर इसे मैं बोल सकता हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में हम क्या करते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0। ये जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, ये मैंने जो डैश डैश लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एडियाबेटिक प्रोसेस ये बोलती है कि हीट ना तो यहां से बाहर जा सकती है और ना ही इसके अंदर आ सकती है। हीट बाहर भी नहीं जाएगी, अंदर भी नहीं आएगी, मतलब हीट ट्रांसफर डेल्टा Q विल बी 0। डेल्टा Q विल बी 0। ओके, तो हीट इंटरेक्शन विल बी 0, तो मैंने यहां पर लिख दिया हीट इंटरेक्शन विल बी 0। मैं इन तीनों ही कंडीशंस को इस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूं। मैंने लिखा H1 प्लस C1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 0, प्लस Z1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 0, प्लस डेल्टा Q की जगह पे मैं लिख रहा हूं 0 इज इक्वल्स टू H2 की जगह पे H2 मैंने पुट किया, प्लस C2 0 हो जाएगा, प्लस
Z1 जीरो हो जाएगा क्योंकि ये चेंज जब इन दोनों के बीच में आएगा तो ये जीरो होगा, प्लस Z2 जीरो हो गया। यहां मुझे डिटरमाइन करना है डेल्टा W, तो क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं डेल्टा W इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2, और H1 और H2, H1 का फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो बताया था mCp इंटू dt, मीन्स अगर ये H1 पॉइंट पर है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा T1, इस वाले पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा T1, दिस इज T1, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा दिस इज T2। ओके, तो यहाँ पे एंथैल्पी कितनी हो जाएगी mCp इंटू T1, यहां पर हो जाएगी mCp इंटू T2, ये C है वेलोसिटी और Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों में कंफ्यूज्ड मत होना। डेल्टा W इज इक्वल्स टू आई कैन राइट mCp इंटू T1 माइनस mCp इंटू T2। यहां से इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा mCp इंटू T1 माइनस T2, this is delta W, means work produced by the turbine is given by mCp T1 minus T2, या फिर delta W is equals to H1 minus H2. okay, this is work producing device। अगर मैं इसका TS डायग्राम बनाता हूं तो TS डायग्राम में क्या होगा, TS से मतलब होता है टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक अजम्पशन लिया है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है एंट्रोपी कांस्टेंट, मींस इसका मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। तो अगर मैं टेम्परेचर और एंट्रोपी कांस्टेंट के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, ये है मेरे पास टीएस डायग्राम, ये टेम्परेचर की लाइन है और ये है एंट्रोपी की लाइन। टेम्परेचर की लाइन ये है T, एंट्रोपी की लाइन है ये, राइट। अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो इस डायग्राम के अंदर देखिए, ध्यान से इसे जरा देखना, ये है इसका टीएस डायग्राम का कर्व। इस कर्व के अंदर ये होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट, और यहां से ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये वाली जो लाइन है, इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बोलती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसका मतलब यह है कि इसके इस लाइन के इस साइड कंप्लीट लिक्विड होगा, इस लाइन के अगर मिड में मैं जाता हूं, इस जोन के अंदर आता हूं, तो यहां पे लिक्विड प्लस वेपर होगा, और इसके अगर इस लाइन को मैं क्रॉस कर जाता हूं या फिर इस लाइन पर होता हूं तो ये जो है ओनली वेपर फेज होता है। मतलब इससे पहले लिक्विड होता है, यहां पर लिक्विड प्लस वेपर फेज होता है, और यहां पर होता है वेपर फेज। ओके, अगर सपोज ये है टरबाइन, टरबाइन के अंदर लिक्विड एंटर हुआ, ध्यान से समझना क्योंकि मैं रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूं, और रेफ्रिजरेशन के अंदर ये होता है कि आप हीट को, क्योंकि ये सेकंड लॉ को फॉलो करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को बाहर निकालता है। मतलब ये हाई टेम्परेचर से हीट को
लेता है, एज्यूम मतलब कंज्यूम करता है और लो टेम्परेचर की तरफ फेंकता है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अगर कोई चीज जा रही है तो उसे आपको वर्क देना पड़ता है। ये चीज मैंने कवर की है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में, आप उसे जरा ध्यान से देखना। मींस अगर यहां पर लिक्विड फेज है तो यहां पर अगर लिक्विड है तो ये जब इसके अंदर जाएगा लिक्विड, तो लिक्विड जब इसमें से बाहर निकलेगा तब वो लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये समझो कि ये जो है एडियाबेटिक हीट ट्रांसफर है, मतलब एडियाबेटिकली इसमें हीट अंदर ना तो जा सकती है ना ही बाहर से अंदर से बाहर आ सकती है। अगर इसमें हीट का इंटरेक्शन नहीं हो सकता मींस इसमें अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन, इंटरनल जो फ्रिक्शन इसमें जनरेट होता है, इस इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से इसमें इंटरनली हीट ट्रांसफर होती है और जो इंटरनली हीट ट्रांसफर होती है उसकी वजह से जो लिक्विड है वो लिक्विड वेपर के फेज में चेंज हो जाता है। मींस जब इससे बाहर निकलता है तब वो लिक्विड प्लस वेपर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और सिंस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है मींस एंट्रोपी इसकी कांस्टेंट होती है, राइट? तो इसी चीज को अपन ड्रॉ करेंगे। मैं टीएस डायग्राम बना रहा हूं, ये है टी, ये है एस, टी एस। ओके, इसमें अगर मैं देखूं तो अगर कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन देखूं तो प्रेशर की लाइन कुछ इस तरीके से जाती है। सिमिलरली ये जाती है प्रेशर की लाइन। मींस ये वाला जो प्रेशर है ये हाई प्रेशर P1, टरबाइन का हाई प्रेशर, और ये वाला जो प्रेशर है ये है लो प्रेशर, दैट इज P2। इस डायग्राम में देखिए ये वाला जो प्रेशर है दैट इज P1, ये हायर प्रेशर है, ये वाला प्रेशर है P2 जो लोअर प्रेशर है, ये मैं पहले बता चुका हूं। इसमें अगर ये फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 मींस सैचुरेटेड लिक्विड, अगर सैचुरेटेड लिक्विड इसमें एंटर हुआ, अब सैचुरेटेड लिक्विड जब आइसेंट्रोपिकली ड्रॉप होगा तो ये जो फेज है पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 वाला जो फेज है वो लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में होगा, राइट? तो ये आइसेंट्रोपिकली ड्रॉप हो गया तो टरबाइन के लिए अपन क्या बनाएंगे, 1 से 2 एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये जो है दैट इज अ टेम्परेचर ड्रॉप, दैट इज टेम्परेचर ड्रॉप डेल्टा टी। अगर यही चीज मैं सबकूल्ड में देखूं, सबकूल्ड से मतलब ये है कि अगर मैं लिक्विड से लिक्विड के बीच में जा रहा हूं, पॉइंट 1 अगर मेरा इस लिक्विड में सैचुरेटेड लिक्विड ना होने की बजाय ये सैचुरेटेड लिक्विड से कुछ पहले है, ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो अगर इसमें लिक्विड एंटर हुआ और लिक्विड जब एंटर हुआ तो लिक्विड आइसेंट्रोपिकली ड्रॉप होगा और ये भी एक लिक्विड होगा, तो ये जो प्रोसेस है ये है सबकूल्ड प्रोसेस। तो मींस 1 डैश और 2 डैश, इसे मैं बोल रहा हूं सबकूल्ड प्रोसेस। 1 डैश टू 2 डैश, इट इज अ सबकूल्ड। और प्रोसेस 1 से 2 दिस इज आइसेंट्रोपिकली कूल्ड। cooled from saturated liquid to saturated liquid to liquid plus vapor phase। ओके, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले पॉइंट को, इस वाले जोन को मैं सेपरेट बना रहा हूं। इस वाले जोन को अगर मैं देखूं, सबकूल्ड वाले जोन को, तो ये जो प्रेशर ड्रॉप है इसमें
सब कूल्ड 1 डैश से 2 डैश, यहां पर जो टेम्परेचर ड्रॉप है, ये जो टेम्परेचर ड्रॉप है इसे मैंने मान लिया डेल्टा T1। ये जो टेम्परेचर ड्रॉप है इसके कंपैरिजन में ये वाला जो टेम्परेचर ड्रॉप है डेल्टा T, इट इज मच हायर। मींस आई कैन से कि डेल्टा T इन वेपर लिक्विड फेज is greater than delta T1 in subcooled process। तो ये था टरबाइन। आगे हम कवर करेंगे एक और एक्सटेंशन डिवाइस है जिसे बोलते हैं थ्रॉटलिंग बॉल। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन थ्रॉटलिंग बॉल को कवर करेंगे। थैंक यू।